जी, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, अब्सार मुझे कंफ़र्म करें, नुमान आप भी मुझे कंफ़र्म करें। आ रही है सर आवाज? चलें ठीक है जी, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने क्लास में ईयर का टॉपिक पढ़ा था। ईयर के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आज हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो पाया जाता है। और ब्रेन में ये जो ग्लैंड होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। अगर आपको याद हो हमने ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़े थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ पिछला जो कॉन्सेप्ट है। ब्रेन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, सेकंड हमने पढ़ा था मिड ब्रेन और उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे। फिर हमने फोर ब्रेन के आगे 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे सेरिब्रम, जिसको ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा था फोर ब्रेन का थैलमस। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास, जो थर्ड पार्ट था, डेट वाज नोन्ड एज हाइपोथैलेमस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने ब्रेन की डायग्राम बनाई है। तो ब्रेन की डायग्राम में यहाँ पर जो है ये हमारे पास सारा जो है सेरिब्रम होता है। और ये हमारे पास एक छोटा सा आलमंड साइज, बादाम के साइज़ के बराबर ये हमारे पास ब्रेन का पार्ट है। इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है, हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड, ये मैंने यहाँ पे, आप ज़रा गौर करें, ये मैंने यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बनाया हुआ है। ये मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बनाया हुआ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और ब्रेन में जैसा कि आप यहाँ पे देखें, मैंने हाइपोथैलेमस के इसको बिल्कुल नीचे ड्रा किया हुआ है। असल में ये जो ग्लैंड होता है ये हाइपोथैलेमस के नीचे वाली साइड पर जो है वो अटैच होता है, हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा एक और बात याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक, इसका जो साइज़ होता है वो मटर के दाने के बराबर होता है। तो इसको हम पी ग्लैंड भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि इस ग्लैंड का साइज़ जो है वो डायग्राम में आपको बड़ा करके जो है वो दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका साइज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो जितना एक मटर के दाने का साइज़ होता है उसके बराबर होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी साइज़ जो है वो ग्लैंड होता है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और ब्रेन में ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन में हमारे पास ये हाइपोथैलेमस है, उसके साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वैसे आपकी बुक में तो 2 ही पार्ट्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन याद कीजिएगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं एंटीरियर लोब। लोब कहते हैं पार्ट को, इसके 3 लोब्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर लोब, सेकंड हमारे पास होता है पोस्टीरियर लोब और थर्ड पे जो है बेटा हमारे पास होता है मीडियन लोब। ये 3 किस्म के लोब्स हमारे पास होते हैं। बुक में सिर्फ 2 ही लोब्स को डिस्कस किया गया है। इसमें हम जो पहला लोब हम पढ़ेंगे वो है एंटीरियर लोब। अच्छा, एंटीरियर लोब की अगर हम बात करें तो एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो एंटीरियर लोब है ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करता है। लेकिन ये जो हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 हार्मोन्स सर को डिस्कस करेंगे इसमें। जी। सर जी, वो बिलाल कह रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, वो कमांडो बिलाल था। पहले क्यों, पहले तो ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, अब क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे? वो कह रहा है कि सर ने रिपोर्ट किया हुआ है। तो उनको नाम चेंज करना चाहिए था ना अपना। उसको मैंने कहा, वो कह रहा है कि सर को कहो कि वो कुछ करे आगे से। चलिए मैं कुछ करता हूँ, उन्हें के ट्राई करते रहे आप। ठीक है। आपने ही मुझे बताया था कि ये जो हैं ये कंप्यूटर के हैं, इसलिए मैंने उनको रिमूव कर दिया था। चलें अब बहरहाल हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। एंटीरियर लोब मैंने उनको सिग्नल वो सेंड कर दिया है, लिंक दोबारा होने की दोबारा कोशिश करें, ग्रुप के अंदर जो लिंक है उसमें दोबारा ट्राई करें।
जी, एंटीरियर लोब की हम बात कर रहे थे। एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये बहुत सारे हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करता है, लेकिन हम यहाँ पर इसके दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स डिस्कस करेंगे जो बुक में दिए गए हैं। नंबर वन है हमारे पास सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, असल में ये हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ का बायस बनता है, हमारी बॉडी ग्रोथ का बायस बनता है, हमारे बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़ करता है, इसीलिए हम इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस हार्मोन के फंक्शन को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा आपने ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखें, एक एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस से जो है वो गुज़रता है। एक उसकी होती है चाइल्ड स्टेज होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चाइल्ड स्टेज से जो है वो बड़ा होते होते जो है वो अडल्ट स्टेज तक पहुँचता है, और फिर उसके बाद वो ओल्ड एज आती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब ये लाइफ के अंदर एक इंसान की लाइफ में टोटल ये 3 पीरियड्स होते हैं। अब इसमें एक चाइल्ड स्टेज है, चाइल्ड पीरियड है, अडल्ट पीरियड है और ओल्ड पीरियड है। अब चाइल्ड से लेकर जो अडल्ट तक का जो टाइम है, इसको हम कहते हैं ग्रोइंग पीरियड, क्योंकि इस पीरियड में जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है। और जब एक इंसान अडल्ट स्टेज को पहुंच जाता है तो उसके बाद ग्रोथ फेज़ जो है वो रुक जाती है, उसके बाद मज़ीद बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, तो इसको हम आफ्टर लाइफ भी जो है वो कहते हैं, आफ्टर अडल्ट स्टेज भी इसको हम कहते हैं, आफ्टर ग्रोथ स्टेज भी इसको हम नाम देते हैं। तो हमारे पास जो है एक होता है ग्रोइंग पीरियड, जिसमें चाइल्ड से लेकर अडल्ट तक जो है बॉडी की ग्रोथ में जो है वो इजाफा होता है। और ये इजाफा किसने करना होता है? ये इजाफा करना होता है इस हार्मोन ने, जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। क्या करता है ये हार्मोन? ये हार्मोन जो है ये इंक्रीज़ करता है बॉडी के साइज़ को, जिसको हम बॉडी ग्रोथ का नाम भी देते हैं। और ये कब करता है बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़? ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड। ये जो हमने बात की यहाँ पे, ये जो ग्रोइंग पीरियड है, इस पीरियड के दौरान ये जो हार्मोन है ये रिलीज़ होता है। और ये हार्मोन क्या करता है? ग्रोइंग पीरियड के दौरान ये उस चाइल्ड की बॉडी को ग्रोथ करवा कर, उसके साइज़ को इंक्रीज़ करवा के उसको अडल्ट स्टेज तक लाने का बायस जो है वो बनता है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपने याद रखनी है। अगर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड ये हार्मोन अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन में रिलीज़ होता है, अगर नॉर्मल मिकदार में ये बनता रहता है, कहाँ से बनेगा ये? एंटीरियर लोब से। एंटीरियर लोब किसका पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। तो अगर ये हार्मोन नॉर्मल कंसंट्रेशन में बनेगा तो ये नॉर्मल ग्रोथ का बायस बनेगा। लेकिन अगर ये हार्मोन जो है ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, अगर ये हार्मोन नॉर्मल से कम कंसंट्रेशन में बनता है, अगर बॉडी में ये कम मिकदार में बनता है, तो अल्टीमेटली बॉडी की ग्रोथ कम होगी, कद में जो है वो इजाफा नहीं होगा, और अल्टीमेटली इस कंडीशन को हम नाम देंगे डवार्फिज्म। डवार्फिज्म कहते हैं बोनापन, जिसमें बॉडी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता। तीसरा केस जो है इसमें, अगर अगर ये हार्मोन ग्रोइंग पीरियड में नॉर्मल से ज़्यादा मिकदार में बनता है, तो ये क्या करेगा? बॉडी की एक्स्ट्रा ग्रोथ का बायस बनेगा, बॉडी के साइज़ को नॉर्मल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। इस कंडीशन को हम नाम देंगे गाइजेंटिज्म। गाइजेंटिज्म, गाइजेंटिज्म का मतलब होता है कद बड़ा होना। जॉइंट से ये बेसिकली लफ्ज़ निकला है। वो शख्स जिसका कद ज़्यादा होता है उसके लिए हम जॉइंट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, तो गाइजेंटिज्म वहाँ से वर्ड लिया गया है। अब ये जो 3 कंडीशंस हैं ये हैं ग्रोइंग पीरियड के दौरान। ग्रोइंग पीरियड में हार्मोन नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मल ग्रोथ होगी, हार्मोन कम बनेगा तो कद छोटा रह जाएगा, इस कंडीशन को डवार्फिज्म का नाम देंगे। अगर हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसको हम गाइजेंटिज्म का नाम देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो हार्मोन होता है ना, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ये सारी ज़िंदगी थ्रू आउट लाइफ जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बनता है। लेकिन थ्रू आउट लाइफ में ग्रोइंग पीरियड इसका काम होता है ग्रोथ को प्रमोट करना, ग्रोथ का बायस बनना। तो फिर सवाल ये है कि अडल्ट स्टेज के बाद तो ग्रोथ नहीं होती, तो फिर ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन कहता है, ये अडल्ट स्टेज के बाद इस हार्मोन का फंक्शन चेंज हो जाता है और इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नेसेसरी प्रोटीन्स को बनाने का जो बायस जो है वो बनता है। अच्छा, अब अगर ये हार्मोन जो है आफ्टर लाइफ, अब होता क्या है कि अडल्ट स्टेज के बाद, अब अडल्ट स्टेज के बाद अगर ये हार्मोन जो है, मतलब ये आफ्टर अडल्ट स्टेज, अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बनता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसकी ज़्यादा
इसकी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, काइंडली अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें, म्यूट करें। इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और स्पेशली जो लिम्स हैं, जो बाजू और टांगे हैं, उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, इसमें जो शख्स होगा उसके जो हैंड्स होंगे, उसके जो फीट होंगे, उनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और जो बाजू और टांगे हैं वो जो हैं उनकी ग्रोथ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से बनता है। ये हार्मोन जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को, हमारी नेक में एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, ये हार्मोन क्या करता है, ये जाके उस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो ग्लैंड एक्टिवेट होकर अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर सके। क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ये भी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। सो एंटीरियर लोब से दो किस्म के हार्मोन्स बनते हैं, एक सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है जो ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ का बायस बनते हैं, और सेकेंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपने हार्मोन सिक्रीट करे और जो कि बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब पे। जो पोस्टीरियर लोब है ये दो ही हार्मोन्स बेसिकली बनाता है, ये दो टाइप के हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करता है, एक है वेजोप्रेसिन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो वेजोप्रेसिन हार्मोन है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और ये हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब से सिर्फ तब ही सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की मिकदार जो है वो कम होती है। अब बुक में आपके मेंशन किया गया है बॉडी फ्लूइड में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, जाहिर सी बात है वाटर बॉडी के अंदर फ्लूइड की फॉर्म में होगा और कहाँ पर होगा, ब्लड के अंदर होगा, तो ब्लड को यहाँ पर वो कह रहा है बॉडी फ्लूइड। तो जब हमारे ब्लड में, मतलब हमारी बॉडी में वाटर की मिकदार कम हो जाएगी तो ये हार्मोन सिक्रीट होगा, और ये हार्मोन क्या करेगा, ये किडनी के अंदर जाएगा, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन मौजूद होती हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था किडनी में जो नेफ्रॉन होती हैं वो यूरिन बनाती हैं, तो ये हार्मोन वहाँ पे जाके क्या करेगा, नेफ्रॉन से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, जज़ब करके उसको दोबारा जो है वो ब्लड के अंदर लेकर आएगा। अब उसका नतीजा क्या होगा, नेफ्रॉन से ये हार्मोन वाटर को निकाल कर जो है वो ब्लड में ले आएगा ताकि ब्लड में वाटर की मिकदार जो है उसको बढ़ाया जा सके। अब उससे होगा ये कि जो यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की मिकदार कम होगी। तो नॉर्मली समर सीज़न में, गर्मियों के मौसम में जो है वो चूँकि बॉडी से बहुत सारा वाटर जो है वो स्वेटिंग की शक्ल में, पसीने की शक्ल में बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है नॉर्मली समर सीज़न में, गर्मियों में हमारी बॉडी में वाटर की मिकदार जो है वो कम होती है, इसी वजह से हमें प्यास भी जो है वो गर्मियों में ज़्यादा लगती है। और दूसरा, चूँकि बॉडी में पानी की मिकदार कम होती है तो ये हार्मोन ज़्यादा बनता है, ये नेफ्रॉन में जाके क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में लेकर आता है, जिसकी वजह से गर्मियों में हमें कंसंट्रेटेड यूरिन जो है जलन के साथ जो है वो प्रोड्यूस होता है। सेकंड जो है विंटर सीजन में, अब इसी की कंडीशन ऑपोजिट करते हैं, जब बॉडी के अंदर वाटर जो है वो बॉडी फ्लूइड में, मतलब ब्लड में अगर वाटर ज़्यादा होगा तो ये हार्मोन जो है ये कम मिकदार के अंदर जो है वो बनेगा, ये हार्मोन कम मिकदार में बनेगा ताकि ये नेफ्रॉन से वाटर को एब्जॉर्ब ना कर सके। अब चूँकि वाटर बॉडी में ज़्यादा है तो जब ये हार्मोन नेफ्रॉन से वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो सर्दियों में आप देखा होगा, सर्दियों में हमें आम मुशाहिदा है, सर्दियों में हमें यूरिन भी ज़्यादा आता है, क्योंकि बॉडी में वाटर ज़्यादा होता है तो बॉडी की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को यूरिन के रास्ते बॉडी से निकाला जाए, और प्यास भी हमें सर्दियों में कम लगती है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी बॉडी के अंदर फ्लूइड जी बेटा आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही। अच्छा चलें ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे वेज़ोप्रेसिन के बारे में। अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर वेज़ोप्रेसिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रूटीन में जब इसकी रिक्वायरमेंट है, जब इसको रिलीज़ होना चाहिए, अगर ये हार्मोन तब रिलीज़ नहीं होता तो उसका नतीजा क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर जज़ब नहीं होगा नेफ्रॉन से, जिससे क्या होगा, बार बार यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, मोर यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो जब बार बार यूरिन आना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। याद रखिएगा, एक एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और उसको कहते हैं शुगर की बीमारी, ये है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको बार बार यूरिन आता है। उसकी वजह क्या होती है कि वैसोप्रेसिन जो है उसकी बॉडी में जो है वो बहुत कम बन रहा होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता और यूँ बार ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन की शक्ल में बॉडी से पास आउट हो जाता है। अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये बेसिकली मदर्स में जो है, मदर्स में एक पार्ट होता है, उसको यूट्रस कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये मदर्स में यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनता है ताकि जो बेबी है उसकी बर्थ का बायस जो है वो बन सके। तो ये बेसिकली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ये हार्मोन मदर बॉडी के अंदर बनता है, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि बेबी को मदर बॉडी से पुश आउट किया जा सके, बेबी को डिलीवर किया जा सके। इसको हम बर्थ का इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्थ। इसको बर्थ प्रोसेस या डिलीवरी प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है। उसके साथ साथ ये जो हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये मेमरी ग्लैंड से जो है, मेमरी ग्लैंड से, मदर मेमरी ग्लैंड से जो है मिल्क इजेक्शन का बायस भी जो है वो बनता है, ताकि जो बेबी बर्थ हुई है उसको मदर फीड जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ऑक्सीटोसिन जो है इसके दो ही फंक्शंस होते हैं, एक तो ये बर्थ का बायस बनता है और दूसरा ये मिल्क इंजेक्शन का बायस बनता है, मदर फीडिंग का जो है वो बायस बनता है। सो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। जी ठीक है। मैं ये कुछ देर तक जो आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इसकी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।